हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। आज हम लोग एनालिसिस करेंगे 17 जनवरी एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम चल रहा है उसका हम लोग जो है वो जीके का क्वेश्चन एनालिसिस कर रहे हैं। तो आज हम लोग का स्टार्ट कर रहे हैं 17 जनवरी का फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का जीके का क्वेश्चन जो पूछा गया था एसएससी जीडी एग्ज़ाम में, उसका आज हम लोग क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। तो कृपया जो है वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें और जो भी इस चैनल पर नए हैं कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। आते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि कोली डांस किस राज्य से संबंधित है। यह क्वेश्चन पूछा गया था कि कोली डांस जो है वो किस राज्य से संबंधित है। तो यह संबंधित है महाराष्ट्र गोवा से संबंधित है। कोली डांस महाराष्ट्र गोवा से संबंधित है। कोली एक भारतीय जाति है जो भारत में राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, उड़ीसा और जम्मू कश्मीर के राज्यों में जो है वो निवास करते हैं। तो कोली जो है वो मुख्य रूप से जो डांस है वो महाराष्ट्र और गोवा से राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि हरित क्रांति किस फसल से संबंधित है। यह क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, हरित क्रांति जो है वो किस फसल से संबंधित है। तो यह संबंधित है चावल गेहूँ की अधिक उपज देने वाली किस्म हेतु, यानी कि सबसे ज़्यादा जो है वो गेहूं की जो है वो फसल से संबंधित है। हरित क्रांति सर्वप्रथम मैक्सिको में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो सर्वप्रथम मैक्सिको में हुआ था। और हरित क्रांति के जनक जो है वो किनको कहा जाता है। तो यह भी क्वेश्चन पूछा गया था पिछले आपको 2-3 दिन पहले के जो एग्जाम हुआ था एसएससी जीडी का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि हरित क्रांति के जो जनक है नॉर्मन बोरलॉग वो किस देश के निवासी हैं। ये पूछा गया था आपसे क्वेश्चन, ठीक है। तो कृपया जो है ये फैक्ट जो है बता रहे हैं वो भी जो है ध्यान से देखें और वीडियो को जो है 1-2 बार रिपीट करके देख लें ताकि जो भी फैक्ट बता रहे हैं वो पूरा आपको क्लियर हो जाए। जिनका भी एग्जाम आने वाला है उनके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हरित क्रांति के जनक जो है वो कौन है? तो नॉर्मन बोरलॉग है। और ये कहाँ के निवासी है? तो ये यूएसए के निवासी है। यूएसए के अभी राष्ट्रपति है वो है जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है। यह क्वेश्चन पूछा गया था कि शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो यह वर्णित है अनुच्छेद 21 के ए में जो है वो शिक्षा का अधिकार वर्णित है। ये जोड़ा गया था कब? तो 46वां संविधान संशोधन 2002 में 2002 के अधिनियम के तहत जो था यह शिक्षा का अधिकार जो था वो जोड़ा गया था। इस संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 21 के ए में शिक्षा का अधिकार जो है वो जोड़ा गया था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन आते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत में 1290 से 1320 तक किसका शासन रहा था। यह क्वेश्चन पूछा गया था कि दिल्ली सल्तनत में 1290 से 1320 तक किसका शासनकाल रहा था। तो यह हो जाएगा खिलजी वंश का शासनकाल रहा था 1290 से 1320 तक। दिल्ली सल्तनत 5 वंश गुलाम वंश, दिल्ली सल्तनत 5 वंश गुलाम वंश, 5 वंश थे दिल्ली सल्तनत के, 5 वंश शासन किए थे। पहला था गुलाम वंश 1206 से 1290, दूसरा था खिलजी वंश 1290 से 1320, यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। चौथा है तुगलक वंश 1320 से 1414 तक, उसके बाद है सैयद वंश 1414 से 1451 तक, उसके बाद है लोधी वंश 1451 से 1526 तक। यानी कि सबसे ज़्यादा शासन बोलेगा कौन किया था? तो दिल्ली सल्तनत में लोधी वंश का शासन सबसे ज़्यादा तक रहा था। गुलाम वंश जो है उसको दास वंश की जो गुलाम वंश या दास वंश इसके जो संस्थापक है वो कौन है थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने की थी। यह क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने की थी। इसका आंसर हो जाएगा सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने भारत की राष्ट्रीय आय की गणना किया था। कब? तो 1867 से 68 में ये गणना किए थे। धन के पालन के सिद्धांत के आधार पर की थी। कौन से सिद्धांत के आधार पर? तो धन के पलायन के सिद्धांत के आधार पर गणना किए थे। और उस समय जो है वो भारत के प्रति व्यक्ति आय जो था वो कितना था? 20 रुपया बताई गई थी। वैज्ञानिक आधार पर सर्वप्रथम जो था 1931 से 32 में BKRB राव ने राष्ट्रीय आय की गणना किए थे। ये भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूछेगा कि वैज्ञानिक आधार पर पहली बार जो है वो कौन गणना किए थे राष्ट्रीय आय का। तो ये हो जाएगा VKRB राव जो थे ये गणना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं।
अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि जल्लीकट्टू मूलतः किस देश का स्पोर्ट है। ये क्वेश्चन था, पूछा गया था कि जल्लीकट्टू मुख्यतः जो है वो किस देश का स्पोर्ट है। तो ये हो जाएगा भारत का एक स्पोर्ट है और ये तमिलनाडु में पोंगल पर इसमें बैलों से इंसानों को लड़ाई कराई जाती है। ठीक, ये जो है 2014 में इस पर प्रतिबंध लगाया गया था। 2014 में जो था इस पर एक बार प्रतिबंध लगा दिया गया था और ये जो है ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। ये जो है तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन आते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके कहाँ निर्वासित कर दिया गया था। यह क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके कहाँ निर्वासित कर दिया गया था। तो यह निर्वासित कर दिया गया था लाल किला में कुछ दिन तक कैद रखने के बाद रंगून यानी कि म्यांमार जो है वर्तमान में कहाँ है, तो म्यांमार में जो था वो उनको कैद कर दिया गया था। किसको, तो बहादुर शाह जफर को। आखिर में बहादुर शाह जफर ने बिल्कुल ठीक ही लिखा, कितना बदनसीब जफर दफन के लिए 2 गज जमीन भी नहीं मिली कुयार में। ठीक है, ये जो है वो कौन लिखा था, तो बहादुर शाह जफर जो था वो लिखा था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन आते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि गणेश चतुर्थी हिंदी कैलेंडर के किस माह को पड़ती है। यह क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि गणेश चतुर्थी हिंदी कैलेंडर के किस माह में पड़ती है। तो वो पड़ता है भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी में पड़ता है। बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रसारित प्रसिद्ध हिंदू त्यौहार है। प्रतिमा का 9 दिन तक पूजन किया जाता है। प्रतिमा का जो है वो 9 दिन तक पूजा किया जाता है गणेश जी का। 9 दिन बाद गानों और बाजों के साथ गणेश जी प्रतिमा को तालाब या जल में इत्यादि में क्या कर दिया जाता है, तो विसर्जित कर दिया जाता है। ये जो है वो स्टार्ट किया गया था किसके द्वारा, तो ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो था वो गणेश चतुर्दशी शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि राज्यपाल की योग्यता के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए। यह क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, राज्यपाल की योग्यता के लिए न्यूनतम आयु कितना होती है, यह क्वेश्चन था। तो इसका न्यूनतम आयु जो होता है वो 35 वर्ष होता है। ग्राम पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु जो होती है वो कितना होता है, 21 वर्ष होता है। एमपी यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनका जो उम्र होता है न्यूनतम कितना होना चाहिए, तो 25 वर्ष होना चाहिए। एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है इसका फुल फॉर्म एमएलए का, और ये जो है इनका जो भी न्यूनतम आयु कितना होता है, तो 25 वर्ष होता है। और राज्यसभा सदस्य का जो न्यूनतम आयु जो है वो कितना होता है, तो 35 वर्ष होता है। और राज्यपाल या राष्ट्रपति का न्यूनतम आयु जो होता है वो कितना होता है, 35 वर्ष होता है। एक बार फिर से देख लेते हैं, जिनका एग्जाम आने वाला है उनके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कृपया जो है वीडियो को 1-2 बार रिपीट करके देख लीजिएगा और जो भी चैनल पर नए हैं कृपया सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और अलग अलग स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। राज्यपाल की योग्यता की न्यूनतम आयु जो है वो कितना होता है, तो 35 वर्ष होता है। ग्राम पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए, तो 21 वर्ष होना चाहिए। एमपी लोकसभा सदस्य, एमपी मतलब होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इनके जो है न्यूनतम आयु होना चाहिए 25 वर्ष। एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, इसका न्यूनतम आयु होना चाहिए 25 वर्ष। और राज्यसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 30 वर्ष होना चाहिए। राज्यपाल और राष्ट्रपति का न्यूनतम आयु होना चाहिए 35 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है। यह क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। तो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है 12। पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन जो है वो पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, बहुत सारे। तो आप जो है पीरियोडिक टेबल से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है वो आप लोग देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन आते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि इस्पात बनने की प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या होता है। इस्पात बनने की प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या होता है, तो यह होता है एनसीईआरटी ग्रीक विवरण के अनुसार भारत में स्टील का उत्पादन क्रूसिबल प्रक्रम द्वारा किया। इस प्रक्रम में लोहा, चारकोल तथा कांच का मिश्रण एक क्रूसिबल में तब तक गर्म किया जाता है जब तक लोहा पिघलकर कार्बन में अवशोषित नहीं कर लेता है, तब तक जो है यह विधि है क्रूसिबल प्रकार के जो है ये इस विधि से है वो इस्पात बनाने की प्रक्रिया का अंतिम चरण जो है वो होता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि कौन सा महासागर एस आकार का है। एस आकार का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत फेमस क्वेश्चन भी है। कौन सा महासागर जो है वो एस आकार का है, तो ये हो जाएगा अटलांटिक ओशियन, ये जो है एस आकार का है। आर्कटिक ओशियन जो है ये डी आकार का है, डी आकार का शेप है। और एम आकार का जो शेप है वो है किसका, हिंद ओशियन यानी कि इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर का जो है वो है एम आकार का है।
क्वेश्चन पूछा था आपसे कि एस आकार का जो ओशियन जो है वो कैसा, एस आकार का ओशियन किसको कहते हैं, तो ये कहते हैं अटलांटिक ओशियन को एस आकार का ओशियन कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन आते हैं, मनरेगा किस मंत्रालय के द्वारा क्रियान्वयन किया जा रहा है, यह क्वेश्चन भी पूछा गया था। मनरेगा किस मंत्रालय के द्वारा क्रियान्वयन किया जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा मनरेगा योजना कार्यक्रम के लिए नामित पदाधिकारी जो है वो कौन सा मंत्रालय है, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा जो है ये मनरेगा जो है वो क्रियान्वयन किया जा रहा है मनरेगा का। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो था वो 2005 में लाया गया था। कब लाया गया था, 2005 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। इसमें कुछ फैक्ट भी और दिया गया था कि 25 अगस्त 2005 को अधिनियम पारित हुआ, इसका नाम जो है वो मनरेगा रखा गया। और 2 फरवरी 2016 को यह कार्यक्रम आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में हुआ था। कार्यक्रम जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में जो था इसका कार्यक्रम किया गया था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन आते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि वॉलीबॉल के एक टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं, यह क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। वॉलीबॉल के एक टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 6 खिलाड़ी होते हैं वॉलीबॉल के एक टीम में। फुटबॉल और हॉकी में और क्रिकेट में जो है वो 11 प्लेयर होते हैं। फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट में 11 प्लेयर होते हैं। बास्केटबॉल में 5 प्लेयर होते हैं। बेसबॉल में 9 प्लेयर होते हैं। रग्बी फुटबॉल में बोलेगा तो 15 प्लेयर होते हैं। पोलो में 4 प्लेयर होते हैं। और वाटर पोलो में कितना होते हैं, वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या जो होती है वो कितना होता है, तो खिलाड़ी की संख्या 7 होता है। 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्तमान विदेश सचिव जो है वो कौन है भारत के वर्तमान जो है वो विदेश सचिव कौन है, ये करंट से क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। करंट से ये हो जाएंगे विनय मोहन क्वात्रा जो है ये 34वें है और 1 मई 2022 को जो है ये पद ग्रहण किए थे। और इसके पहले हर्षवर्धन श्रृंगला थे, इसके पहले 33वें जो थे वो हर्षवर्धन श्रृंगला थे। वर्तमान में है विनय मोहन क्वात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन कि 21 नवंबर 2022 को केंद्रीय मंत्री दक्षिण एशिया के सबसे बड़े सिनेमा बाजार फिल्म का उद्घाटन किया था, ये कौन किए थे, तो ये अनुराग ठाकुर जो थे ये किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं देश के जीडीपी का आकलन किस क्षेत्र से संबंधित है, यह क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। देश के जीडीपी का आकलन जो है वो किस क्षेत्र से संबंधित है, तो वह संबंधित है आर्थिक क्षेत्र से या इकोनॉमिक एरिया से भी कह सकते हैं। इकोनॉमिक एरिया से, आर्थिक क्षेत्र से संबंधित है। जीडीपी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को मौद्रिक मूल्य जो है मूल्य को मापता है कि किसी देश में एक निश्चित समयावधि में उत्पादित किए जाते हैं। जीडीपी या किसी देश की सीमाओं के भीतर उत्पन्न सभी आउटपुट को गिनता है। जीडीपी का मतलब होता है कि देश के भीतर जितना भी जो उत्पन्न हो रहा है वो सभी आउटपुट को क्या करता है, काउंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है, साहित्य अकादमी पुरस्कार से क्वेश्चन पूछा गया था। हिंदी में साहित्य पुरस्कार किसको दिया गया था, तो हिंदी में साहित्य पुरस्कार जो था वो दिया गया था आपका 2022 में तुमाडी के साहब पोएट्री है उनको जो है वो दिया गया था हिंदी में साहित्य 2022 में। और बद्री नारायण को दिया गया था। तुमाडी के साहब के लिए बद्री नारायण को दिया गया था साहित्य पुरस्कार दिया गया था। और 2021 में सम्राट अशोक के लिए दिया गया था किनको, तो दया प्रकाश सिन्हा को जो था 2021 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं अगला क्वेश्चन। सेकंड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन है ये पूछा गया था आपसे कि क्रिकेट में खाली बॉल जाती है उस पर बने रन को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था क्रिकेट से कि क्रिकेट में खाली बॉल जाती है उस पर बने रन को क्या कहते हैं। तो वर्तमान में 42 जो है वो कानून है। अगर कोई गेंद एक नो बॉल नहीं है, वह स्ट्राइकर को गलती से लेकिन बल्ले को नहीं लगती है और उस पर रन बनाए जाते हैं तो उन्हें लेग बाय रन जो है वो कहते हैं, क्या कहा जाता है, इसका आंसर हो जाएगा लेग बाय रन कहते हैं। हालांकि लेग बाय रन उस स्थिति में नहीं बनाए जा सकते हैं अगर स्ट्राइकर न तो स्ट्रोक लगाने का प्रयास करता हो और ना ही अपने को मारे जाने या बचाने का कोशिश करता हो, उस समय जो है वो रन नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जून 2022 में आजमगढ़ के उपचुनाव में निरहुआ ने किसको हराया, ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि जून 2022 में आजमगढ़ के उपचुनाव में निरहुआ ने किसको हराया था।
यूपी में लोकसभा के उपचुनाव में बीजेपी ने जीत दर्ज की। आजमगढ़ से दिनेश लाल यादव निरहुआ ने जीत दर्ज की और निरहुआ के सपा प्रत्याशी अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को हरा दिया। क्या किसको हराया? तो अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को हरा दिया। यही क्वेश्चन पूछा गया था, आंसर हो जाएगा धर्मेंद्र यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि श्री बसवराज बोम्मई किस राज्य के जो है वो मुख्यमंत्री है। यह क्वेश्चन पूछा गया था कि श्री बसवराज बोम्मई वो किस राज्य के मुख्यमंत्री है। तो यह कर्नाटक के मुख्यमंत्री है, यानी कि सीएम है। यहाँ का जो गवर्नर है वो है थावरचंद गहलोत है। कर्नाटक के गवर्नर थावरचंद गहलोत। तो राज्यपाल और सीएम जो है वो मुख्यमंत्री से क्वेश्चन आ रहा है, तो आप लोग देख के जाइएगा जिनका एग्जाम आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 25 से 28 किससे संबंधित है। यह क्वेश्चन पूछा गया था कि आर्टिकल जो है अनुच्छेद 25 से 28 जो है वो किससे संबंधित है। तो यह संबंधित है अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 से संबंधित है। 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 6 मौलिक अधिकार में समानता का अधिकार, 14 से 18 स्वतंत्रता का अधिकार, 19 से 22 शोषण के विरुद्ध अधिकार, 23 से 24 धर्म का स्वतंत्रता का अधिकार, 25 से 28 संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, 29 से 30 और संवैधानिक उपचार अनुच्छेद 32 में चर्चा किया गया है। तो यह जो है 6 मौलिक कर्तव्य है, जिसमें पूछा गया था कि 25 से 28 किससे संबंधित है। तो ये मौलिक अधिकार है। तो ये जो है 25 से 28 ये है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है 25 से 28। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सितारा देवी का क्लासिक डांस कौन सा है। सितारा देवी का क्लासिक डांस जो है वो कौन सा है। तो सितारा देवी कथक नृत्य से संबंधित है। किससे संबंधित है? कथक नृत्य से संबंधित है। कथक की उत्पत्ति ब्रजभूमि की रासलीला से हुई है, जो उत्तर प्रदेश के एक पारंपरिक नृत्य है। जो किसका है? तो उत्तर प्रदेश का एक क्या है? पारंपरिक नृत्य है। जो अन्य नृतक बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी, दमयंती जोशी, ये सब क्या है? तो ये सब जो है वो कथक नृत्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा त्यौहार उत्तर प्रदेश में नहीं मनाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा त्यौहार जो है वो उत्तर प्रदेश में नहीं मनाया जाता है। तो नुआखाई, नुआ का अर्थ होता है नया और खाई का अर्थ होता है भोजन। नुआखाई त्यौहार उड़ीसा में किसानों के द्वारा फसल की कटाई के बाद मनाया जाता है। तो ये ऑप्शन में दिया हुआ था, ये नहीं होगा। ये जो है उड़ीसा का नुआखाई जो है नए वर्ष के त्यौहार, नए वर्ष के जो है उपलक्ष्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि इथेनॉल और पानी में किसका पृष्ठ तनाव अधिक होता है। इथेनॉल और पानी में किसका पृष्ठ तनाव जो है वो अधिक होता है। तो इथेनॉल और पानी में अणु दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में सक्षम है, लेकिन पानी के प्रति अणु हाइड्रोजन बंधों की संख्या इथेनॉल की तुलना में क्या होती है? अधिक होती है। इसलिए इथेनॉल की तुलना में पानी में आकर्षण के अंतर आणविक बल जो है वो अधिक मजबूत होते हैं। फिर से एक तरल में अंतर आणविक आकर्षण बल जितना मजबूत होता है, तरल का सतही तनाव उतना ही क्या होता है? अधिक होता है। तो ये किसका हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ये पानी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पश्चिम बंगाल की राजधानी पूछा गया था। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? तो कोलकाता। पश्चिम बंगाल के सीएम जो है वो कौन है अभी? तो ममता बनर्जी है। ममता बनर्जी है अभी प्रेजेंट में सीएम ममता बनर्जी है। और वहाँ के अगर गवर्नर है तो गवर्नर है सीवी विनोद। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत ने ओलंपिक में कब भाग लिया था। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, भारत ने ओलंपिक में कब भाग लिया था। तो ये भाग लिया था भारत ने पहली बार 1900 में ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। आंसर हो जाएगा 1900। भारत एथलेटिक्स में एक अकेले एथलेटिक नॉर्मल पिचर्ड के साथ 2 पदक दोनों रजत जीते थे, एकमात्र भारत के एथलेटिक थे। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुआ था 1894 में। कब हुआ था? 1894 के फ्रांस के बैरन पियरे डी कौबर्टिन के प्रयास से शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि महात्मा गांधी में सविनय अवज्ञा आंदोलन कब वापस लिया गया था। यह क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि महात्मा गांधी में सविनय अवज्ञा आंदोलन को कब वापस लिया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को जो है वो परिणाम महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में किया गया था। इस आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने दांडी मार्च यात्रा से की थी और गांधी जी तथा साबरमती आश्रम के 78 अन्य सदस्यों 12 मार्च 1930 से अहमदाबाद के 241 मील जो है वो दूर पर जो है एक गांव के लिए यात्रा प्रारंभ की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था 1930 में वापस लिए थे।
ये भी आप ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि विद्युत अपघट में कौन सी अभिक्रिया होती है। तो विद्युत अपघट में जो है वो जब किसी विद्युत अपघट में विलायक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इलेक्ट्रोड पर पदार्थ का इकट्ठे हो जाते हैं, इसे विद्युत अपघटन कहते हैं। कैसे क्या कहते हैं, तो विद्युत अपघटन कहते हैं। जल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जल हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन में विघटित हो जाता है, जिसे जल का विद्युत अपघटन कहते हैं। तो जल कौन सी अभिक्रिया है, तो विद्युत घटनीय अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, अगला क्वेश्चन, विश्व में भारत के ताजे पानी का प्रतिशत कितना है। तो विश्व में केवल 2.5%, जो विश्व में भारत के ताजे पानी का प्रतिशत जो है, तो विश्व में ताजे पानी का प्रतिशत है 2.5%, और भूमि क्षेत्र के साथ विश्व में 16% जनसंख्या में योगदान करता है, तथा यह 4% ताजे पानी के संसाधन है। केवल 2.5% भूमि क्षेत्र के साथ विश्व में 16% जनसंख्या के योगदान करता है, तथा यह 4% ताजे पानी के संसाधन है। ये भी क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा, यानी कि जो है जनसंख्या यानी जनगणना से भी क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्व में भारत का ताजे पानी का प्रतिशत कितना है। यही क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शुंग वंश के संस्थापक कौन थे। यह क्वेश्चन पूछा गया था कि शुंग वंश के संस्थापक कौन थे। तो पुष्यमित्र शुंग वंश के क्या थे, संस्थापक थे। पुष्यमित्र शुंग जो थे वो शुंग वंश के संस्थापक थे। पुष्यमित्र शुंग 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश का संस्थापक थे और उन्होंने 36 वर्षों तक शासन किया था। पुष्यमित्र शुंग जो थे उन्होंने कितने वर्षों तक शासन किया था, तो 36 वर्षों तक शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस तरह जो है वो हम लोग वो 17 जनवरी का फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन जो है वो समाप्त कर चुके हैं। तो कृपया जो भी चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।